हाउ आर यू ओनली यूपीएससी पे मैं अमरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। पहला क्लास एनवायरनमेंट का आप तक पहुंच गया है। आज ये दूसरा क्लास है जिसमें आप इकोसिस्टम पढ़ेंगे, यानी कि पारिस्थितिकी पढ़ेंगे। तो उस क्लास में हम आगे से शुरू कर रहे हैं। जो पहला क्लास आपने पढ़ा है उससे जस्ट आगे शुरू कर रहे हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट पर आ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ बहुत सारे हैं जिसको आप आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, तो अगली क्लास में आपका स्वागत है। इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। पहली वाली क्लास में आपने इससे ऊपर तक पूरा पढ़ लिया था, जैसा कि मैंने पीडीएफ आपको कल ही दिखा दिया था। उसी से आगे हम शुरू करें, जयमंडल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना शुरू करेंगे। इसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी कि आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हैं? भौतिक कारक जैसे कि आपकी मिट्टी है, पहाड़ है, पानी है, ये सब क्या है? भौतिक कारक हैं। बाकी जो बहुत सारी और क्रियाएं होती हैं वो कैसी और रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो ये दोनों जो है जहाँ पर परस्पर क्रिया करती हैं उस पूरे व्यवस्था को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1935 में इस अवधारणा का प्रतिपादन एजी टेंसले ने किया। एजी टेंसले, इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है। यहाँ से कई बार डायरेक्ट सवाल आए हैं, खासकर टेट की परीक्षा में ये सवाल कई बार आ चुका है। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे जो टेट वाले हैं। एजी टेंसले यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो अवधारणा है उसको किसने प्रतिपादित किया? एजी टेंसले ने प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहा जाता है, जिसका अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी होता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम उपयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था। कई बार परीक्षाओं में विद्यार्थी इस सवाल को गलत करके चले आते हैं क्योंकि वो सवाल को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, या कई बार उनको ये दोनों नाम पता नहीं होता है, उनके बारे में अलग अलग पता नहीं होता है। यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ कि एजी टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र है क्या, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द को प्रतिपादित किया था। उम्मीद है कि इस अंतर को आप समझ गए होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र है क्या ये बताया एजी टेंसले ने, लेकिन अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया था। तो जिस प्रकार से जो भी सवाल आए उसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद ही जवाब देंगे। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। यह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। जैसा कि आपने ऊपर ही पढ़ा था कि क्रियात्मक संबंध जहाँ पर होता है, तो ये प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। यूपीएससी के परीक्षाओं में स्टेटमेंट में इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है आते हैं जहाँ पर लिखा रहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो वहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ये जो विशेषताएँ हैं इनको एक एक करके आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या है? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। दूसरा क्या है? यह छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी कि कोई भी इकोसिस्टम जरूरी नहीं है कि बड़ा ही हो या छोटा ही हो, यह छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। आगे देखते हैं। यह अस्थायी एवं अस्थायी दोनों हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का इकोसिस्टम हो, ये बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि बरसात के मौसम में सड़क के किनारे जो है पानी भर जाता है, ठीक है, तो उस पानी में बहुत सारे जलीय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मई जून का महीना आता है और टेम्परेचर बढ़ता है वो पानी सूख जाता है, तो वहाँ का जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये अस्थायी एवं अस्थायी दोनों होते हैं, और छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। आपका समुद्र भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, एक छोटा सा तालाब और एक छोटा सा कुआं भी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये छोटा बड़ा भी हो सकता है और अस्थायी एवं अस्थायी भी हो सकता है। आगे देखते हैं। यह कृत्रिम एवं मानव निर्मित दोनों हो सकता है। ऑब्वियस है, ये कृत्रिम एवं मानव निर्मित दोनों हो सकता है। कृत्रिम कैसे होता है? जैसे कि आप जो अपने आप से हो जाए, जो स्वतः बन जाए, ठीक है।
तो ये इसकी विशेषताएं हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण देख लेते हैं कि इनका वर्गीकरण क्या है। पहला वर्गीकरण है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन सा आएगा? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, जो छोटे मोटे जो है दलदली भूमि होती है वो भी एक पारिस्थितिकी तंत्र ही होता है। यहाँ पर देखिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अलग से वर्गीकरण में लिखा हुआ है। वनीय पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है जहाँ पर बहुत सारे पादप पाए जाते हैं तथा उन पर निर्भर करने वाले बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो वनीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। और उसके बाद में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र एक अलग से पारिस्थितिकी तंत्र होता है। वहाँ पर बहुत सारे कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थल में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कटीले होते हैं तथा कुछ वहाँ पर जानवर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी अलग से होता है। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इकोसिस्टम के घटक क्या क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसके दो घटक हैं, जैविक एवं अजैविक। जैविक एवं अजैविक। जैविक घटक भी 3 प्रकार के घटकों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पन्न करता है। दूसरा उपभोक्ता, जो उत्पन्न चीज़ों का उपभोग करता है यानी कि जो कंज्यूमर है। और तीसरा अपघटनकर्ता, जो जो चीज़ें मृत हो जाती हैं उनको सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ देता है, उस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। और जो ये काम करता है उसको अपघटनकर्ता कहते हैं। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं वो 2 प्रकार के हैं, जैविक एवं अजैविक। और जैविक 3 प्रकार से जो है बनता है। ये 3 प्रकार के जंतुओं का एक समुच्चय है। ठीक है, तो इसको आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके पढ़ लेंगे। इससे डायरेक्ट सवाल टेट और सीटेट की परीक्षाओं में जरूर आता है। बाकी परीक्षाओं में आए या ना आए, लेकिन जो टेट और सीटेट है उसका ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से सवाल जरूर आते हैं। तो जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से देखेंगे। उत्पादक, पादप जगत को उत्पादक कहा जाता है। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करे कोई चीज़। तो आपके लिए सब कुछ कौन प्रोड्यूस करता है? ये पादप वृक्ष प्रोड्यूस करते हैं। आप अगर फल खा रहे हैं तो कहाँ से आया? पेड़ से आया। अगर आप चावल खा रहे हैं तो वो भी क्या है? पादप से ही आता है। अगर आप दाल खा रहे हैं तो पादप से आता है। इनफैक्ट आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, सब किससे आते हैं? ये सब आते हैं पेड़ों से, छोटे चाहे बड़े पेड़ हों या छोटे पेड़ हों। तो कुल मिलाकर के जो भी चीज़ें हैं सबके उत्पादक कौन हैं? पादप हैं यानी कि वृक्ष हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में सवाल बन रहा होगा कि जो मांस खाते हैं यानी कि जो बकरी खाते हैं, शेर खाते हैं, उनके लिए तो जो है उत्पादक बकरी और शेर हो गए या उनके माता पिता हो गए जिन्होंने उनको जन्म दिया है। ऐसा नहीं है। चाहे बकरी हो या शेर हो, वो भी अपने भोजन के लिए कहीं ना कहीं पादप पर ही डिपेंड हैं। जैसे बकरी क्या खाती है? पत्ती खाती है। और बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सब कुछ डिपेंड है किस पर? पादप पर, वृक्षों पर। और वृक्ष अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश में जो है वो भोजन बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के उत्पादक जो है वो पूरा पादप जगत यानी कि पूरा जो वृक्ष जगत है वो उत्पादक का काम करता है और प्रोड्यूसर का काम करता है। आगे देखते हैं कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर की बात जब करते हैं तो आप स्वतः ही समझ जाते हैं, जो कंज्यूम करे, जो किसी चीज़ को कंज्यूम करे। अच्छा, जो कंज्यूमर होगा वो किस बात पर डिपेंड होगा? वो उत्पादक पर डिपेंड होगा। यानी कि जो उत्पादक प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर उसी का ही जो है उपभोग करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि स्पष्ट है, परिभाषा भी मैंने लिख दिया है। जो जीव स्वयं भोजन का निर्माण ना कर दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता भी निम्न प्रकार के होते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो ये समझ गए होंगे कि उपभोक्ता जो दूसरों के बनाए गए कामों पर निर्भर होते हैं यानी कि भोजन पर निर्भर होते हैं, वो क्या होते हैं? कंज्यूमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं इसको आप समझ लीजिए। ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। ये पौधों के पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा है, बकरी है, हिरण है, गाय है, इत्यादि इत्यादि। तो
जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो शाकाहारी होता है, वो डायरेक्ट पादप के पत्तियों को या उनके मुलायम तने को खाता है, जैसे कि टिड्डा है, बकरी है, हिरण है, गाय है, इत्यादि इत्यादि। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेढक टिड्डा को खाता है, लोमड़ी इत्यादि। जो प्राथमिक उपभोक्ता का भोजन बनाए वो क्या होगा? वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। ठीक है, वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा। अब तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं देख लीजिए। तृतीयक उपभोक्ता ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या दोनों को खाते हैं। यानी कि जो तृतीयक उपभोक्ता हैं ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं, ये प्राथमिक को भी खाते हैं और ये द्वितीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं। जैसे शेर है, मोर है, बाज है, ये दोनों को खाते हैं। जो प्राथमिक हैं और द्वितीयक हैं ये दोनों को खाते हैं। ठीक है, बाज जैसे सांप को भी खा लेता है। ठीक है, सांप क्या खाता है? मेढक को खाता है। तो बाज सांप को भी खाता है और बहुत सारे मृत जीवों को भी खाता है, जैसे कि गाय को भी खा लेता है। जब गाय मर जाती है तो उसको भी खा लेता है। तो गाय क्या थी? प्राथमिक थी। सांप जो है मेढक को खाया तो द्वितीयक उपभोक्ता था। तो इस प्रकार जो तृतीयक उपभोक्ता हैं वो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं और ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ठीक है, अब एक चौथा कैटेगरी है सर्वाहारी, जिसमें इंसान आता है। ये उत्पादक से शुरू करके और तीनों उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। यानी कि उत्पादक से शुरू करते हैं, प्राथमिक उत्पादक को भी खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं, द्वितीयक को भी खाते हैं और तृतीयक उपभोक्ता को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाहारी कहे जाते हैं। जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा इत्यादि इत्यादि। तो ये क्या है? ये सर्वाहारी हैं। सर्वाहारी उत्पादक से लेकर के तीनों उपभोक्ताओं तक सबका सेवन करते हैं। अब देखते हैं अपघटनकर्ता क्या होते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक, जैसे बैक्टीरिया और फंगी। इनका काम क्या है कि जो जीव मृत हो गए हैं, जो अब जीवित नहीं हैं, वो एक जो है उनको सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करने का काम करते हैं। और एक काम कौन करता है? बैक्टीरिया और फंगी, यानी कि जो फंगस होते हैं, जीवाणु और कवक। तो ये अपघटन करता है। तो ये पूरा आपने जैविक वाला देखा था। और जो दूसरा घटक था वो क्या था? अजैविक था। जो पहला घटक था वो क्या था? जैविक। जैविक में कौन कौन थे? उत्पादक थे, उपभोक्ता थे, अपघटनकर्ता थे। और जो दूसरा वाला घटक है ये क्या था? अजैविक था। तो अब अजैविक को देख लेते हैं कि अजैविक क्या है। इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं जो उत्पादक और उपभोक्ता के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो अजैविक घटक है वो जैविक घटक के क्रियाओं में उनकी मदद करता है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि वृक्ष भोजन नहीं बना पाएगा। अगर वायु नहीं होगा तो कोई भी प्राणी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएगा। और अगर मृदा नहीं होगा तो स्थलमंडल नहीं होगा, और स्थलमंडल नहीं होगा तो रहने के लिए घर कहाँ बनाएंगे। एवं जो कार्बनिक पदार्थ बहुत सारे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है ये मदद करते हैं जैविक घटकों का। तो अजैविक घटक जो है ये मदद करते हैं उत्पादक का एवं उपभोक्ता का। तो ये पूरा था पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे आपने समझ लिया। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वीडियो सेंड करने में बड़ी हो जाती है फाइल, तो दिक्कत होती है और टाइम बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन अभी बढ़ने वाला है, अभी तो 17 मई तक बढ़ा है। मुझे तो उम्मीद है कि सितंबर अक्टूबर तक भी जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अगर स्वस्थ रहेंगे तो जो है कुछ दिन बाद ही घर से निकलेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। आगे क्लास में जो है पर्यावरण जारी रहेगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी कुछ लोग जो कमेंट कर रहे थे कि उनको क्लासेस शुरुआत से नहीं मिल रही, वो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उनको पूरी क्लास शुरुआत से मिल जाएगी। धन्यवाद।